बताइए। यस सर। हाँ, सेक थीटा। प्रगति आप बताओ सेक थीटा की डोमेन एंड रेंज। R minus r माइनस x z x is equals to odd multiple of pi by 2. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जिसका मतलब हो जाता है 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग N is equals to integer. एनी इंटीजर। ये तो हो गई डोमेन। रेंज क्या होगी इसकी सेक की? कॉस की उल्टी, R minus r माइनस। open interval -1 to 1. वेरी गुड। तनीषा आप बताओ कॉट थीटा। यस सर, डोमेन होगी r माइनस x x सच दैट इज इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है। एंड रेंज? सर रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स। तो देखिए ये सारे हमने डोमेन एंड रेंज कल सीखे भी थे, डायग्रामेटिकली भी सीखे थे, कॉन्सेप्चुअली भी सीखे थे, और कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके भी सीखी थी। और फिर मैंने कहा था कि आपको अल्टीमेटली याद करना है, कुछ भी हो जाए। अब बात करेंगे हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो मुझे आप इतनी सी बात बताइए कि अगर मैंने आपको कहा कि ए फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई भी फंक्शन f है जो कि a टू b है, तो g अगर उसका इनवर्स है तो क्या वो b टू a होगा या नहीं होगा? सबसे पहला लॉजिक, होगा या नहीं होगा बताओ? डोमेन बिकम्स डोमेन एंड को डोमेन बिकम्स डोमेन। यही तो पहला रूल है इनवर्स फंक्शन करने का। अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम जनरली इन डोमेन और इन रेंज के हिसाब से चलने लगें, जैसे साइन का ये डोमेन ये रेंज, और फिर हम उल्टा करने लगें, डोमेन को कोडोमेन कोडोमेन को डोमेन करने लगें, तो बिलीव मी एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, होता ही नहीं है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स इस डोमेन और रेंज, यानी जिनकी ओरिजिनल डोमेन और रेंज है उसके हिसाब से तो होता ही नहीं है। फिर चैप्टर कैसे बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? तो देखिए हमको क्या करना है। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? आप सब जानते हैं कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है बताओ? जब वो बाइजेक्टिव होता है। जब वो बाइजेक्टिव होता है। अच्छा वो बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1 1 और ऑन टू होता है। जब वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है। अच्छा ये सारे के सारे फंक्शंस ऑन टू तो हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस ऑन टू तो हैं, बिकॉज -1, 1 में से एक भी पॉइंट बचेगा नहीं जिसकी प्री इमेज ना मिले। यहां भी नहीं बचेगा, यहां नहीं बचेगा, यहां नहीं बचेगा, कहीं भी नहीं बचेगा। और जो बचना था उसको मैंने हटा दिया। जैसे -1, जैसे यहाँ पे रियल नंबर्स में से -1, 1 बचना था, तो वो तो वैसे ही मैंने इसकी रेंज में से माइनस कर दिया ना। तो अब जो रियल नंबर्स बच गए उनमें से तो कोई पॉइंट नहीं बचेगा जहां पे ये फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑन टू तो ये है। बात करेंगे 1 1 की, तो आप सोच के बताओ इनमें से 6 में से कोई भी एक फंक्शन ऐसा है क्या जो 1 1 हो? ये सारे के सारे मैनी 1 है, ये सारे के सारे 1 1 है, बताओ। इज देयर एनी फंक्शन आउट ऑफ दीज 6 फंक्शन विच इज 1 1? है क्या? अच्छा चलो बाकी छोड़ो, साइन की बात करते हैं। क्या साइन फंक्शन 1 1 है? बोलो तनीषा। नो सर। एक काउंटर एग्जांपल दे दो, नहीं है तो। सर जैसे पाई और 2 पाई दोनों की वैल्यूज 0 है। देखो आपको मैंने कल यूनिट सर्किल अप्रोच से बताया था कि हर 180 डिग्री पर सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है हर 180 डिग्री पर। यस और नो? बताया था कि नहीं बताया था? वो तो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। हर 180 डिग्री पर वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे बताया था हमने। ठीक है, तो अब अगर वैल्यूज रिपीट हो रही है और मोर ओवर अगर एक सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो वापस कंप्लीट दूसरे रोटेशन पे वापस वही वैल्यूज चलती जाएंगी। 2 पाई पे तो रिपीट होंगी ही होंगी, 2 पाई पे तो रिपीट होंगी ही होंगी, लेकिन 2 पाई से पहले भी रिपीट हो जाती है। मतलब अगर मैंने रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो 2 पाई के बाद तो एक तरीके से मैं 0 डिग्री पे आ गया तो वापस रिपीट होनी है।
लेकिन 2 पाई से पहले भी रिपीट हो जाती है ना, होती है कि नहीं होती है? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 2 बार इस पूरे सर्किल में कहीं ना कहीं 2 जगह मैच करेगी। ऐसा हमने कल ग्राफ में भी देखा था। देखो कहीं उस ग्राफ को फिर से खोलता हूं मैं, जो कल हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, वो ग्राफ्स भी मैंने कहा था करके आना। फिर से किया आप लोगों ने? नहीं किया? यस सर, सर किया था। तो याद हुए वो ग्राफ्स? देखो साइन फंक्शन यस सर। है ना, देखो जो ये साइन है वो 0 पे 0 है, पाई पे भी 0 है, फिर 2 पाई पे भी 0 है। तो 180 डिग्री पे तो रिपीट हो रही है, आगे मैं और बढ़ाऊं तो वापस रिपीट होगा। या फिर पाई बाय 2 पे अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आगे चल के पाई बाय 2 के बाद कब 1 आएगी वापस बताओ? 2 पाई के बाद पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 इस जगह पे वापस 1 आएगी, इस जगह पे वापस 1 आएगी। या फिर यहाँ देखो -3 पाई बाय 2 पे भी 1 ही आ रही है, इधर 1 आ रही है, इधर 1 आ रही है। अच्छा -1 देख लो, यहाँ -1 आ रही है, यहाँ -1 आ रही है। और उसके अलावा 0 भी देखो, यहाँ पर भी 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ ही रही थी, यहाँ पे 0 आ ही रही थी। तो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? पाई बाय 4 अगर आप यहाँ पे देखो, पाई बाय 4 पे जो इसकी वैल्यू रहती है 1/√2, मान लो ये वाला पॉइंट 1/√2 है, तो आगे चल के देखना पाई बाय 2 और पाई के भी एग्जैक्टली सेंटर में इस जगह पे भी 1/√2 होगी। भाई ये लाइन तो सेम है ना, अगर ये 1/√2 है तो देखो इस जगह भी 1/√2 है, इस जगह भी 1/√2 है। और यहाँ पे मान लो ये कोई वैल्यू है साइन की, तो ये भी देखो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो वैल्यूज रिपीट हो रही है, ये तो मुझे पता है भाई। अगर मैं इसका मैपिंग करने लगूंगा तो 0 से भी 0 ही मैप होगा, साइन 0 0, और पाई से भी 0 ही मैप होगा। तो मैनी 1 तो है। तो अब अगर ये मैनी 1 है तो फिर इसको इन्वर्टिबल कैसे करेंगे? बाइजेक्टिव हुआ ही नहीं, क्यों? अब अच्छा आप ये सोचो कि ये अगर बाइजेक्टिव नहीं होता है तो ये इन्वर्टिबल क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है बेटा, अभी मान लो ये A to B है, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया इन्वर्टिबल करने के चक्कर में, B to A कर दिया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि एक की 2 इमेज कभी हो सकती है क्या? 2 की 1 इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक की 2 इमेज हो सकती है क्या कभी? नो सर। नो। तो उस कारण की वजह से ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए ही तो 1 फंक्शन होना जरूरी होता है इनवर्स निकालने के लिए। अगर वो मैनी 1 है तो उसका इनवर्स इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इनवर्स जैसे ही आप बनाएंगे तो जो दूसरा फंक्शन होगा फ्रॉम B to A वो फंक्शन ही नहीं होगा। इनवर्स फंक्शन तो दूर की बात है, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ऑफ द केस, क्योंकि एक इमेज की 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस वहां पे बन रही हैं, जबकि एक ही यूनिक इमेज बननी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इनको इन्वर्टिबल तो करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या कहा मैंने? सुना आपने क्या कहा मैंने? इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी इनका डोमेन जो है वो बहुत बड़ा है, पूरा रियल नंबर है। अभी जैसे मैं पर्टिकुलरली साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका डोमेन बहुत बड़ा है, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में है। अगर मैं सपोज करो, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसके डोमेन को केवल यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं, चेक करो, यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब जो ये साइन फंक्शन का ग्राफ है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये एक वैल्यू पे एक पॉइंट पे ही एक वैल्यू अज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक कर लो। अब ये 1/√2 पाई बाय 4 पर ही आएगी, और इस स्पैन के अंदर या इस इंटरवल के अंदर ये 1/√2 वैल्यू इस ग्राफ में और कहीं नहीं आएगी, केवल इस स्पैन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो अब ये मैनी 1 से 1 1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, समझ आया क्या? यस सर। अब आप कहोगे सर यही वाला रिस्ट्रिक्ट क्यों किया आपने? राजा कहेगा सर मैं तो यहां से लेके यहां तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा। क्यों भाई राजा? ये डाउट होगा ना मन में कि सर ने वही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया। तो सपोज करो अगर आप यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट करोगे तो यहां तो वापस मैनी 1 ही हो रही है ना,
यहाँ तो वापस ही मैनी वन हो रही है, देखो 0 0 सेम वैल्यूज आ गई है, यहाँ पे ये 1/√2, ये 1/√2 सेम वैल्यूज आ गई। आपको ऐसा स्पैन उसमें चूज करना है जिसमें वो ग्राफ 1 1 हो, तो इसके बीच में तो ये अभी भी मैनी वन ही है ना, तो इसीलिए फायदा नहीं होगा इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का, समझे क्या? तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा क्योंकि इस स्पैन के अंदर ये 1 1 है। समझ में आई बात सभी को? देखो आपकी बुक में क्या लिखा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसको π/2 से 3π/2 तक भी तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है एक जगह पे, देखो इस लाइन को पढ़ो। सिंस द डोमेन of the sine function is the set of all real numbers and range is this, if we restrict its domain to this class interval then it becomes 1 1। अच्छा 1 1 तो है और on 2 तो खैर पहले भी था, तो फिर इसकी डोमेन तो ये हो जाएगी और ये रेंज तो पहले वाली रहेगी, तो इस डोमेन और रेंज के साथ में ये 1 1 और on 2 हो जाएगा। अब देखो आगे जो आपने अभी डाउट पूछा, एक्चुअली साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स, इनमें से किसी भी इंटरवल्स पे अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, आपने भी क्या कहा था सर मैं π/2 से 3π/2 करूंगी, ये लो वो भी है इसमें, -π/2 से π/2 मैंने अभी करके बताया ही था ये वाला। अच्छा -3π/2 से माइनस, तो इन सारे इंटरवल्स में अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो वो सब में ही 1 1 है और उसकी रेंज तो सेम रहेगी और वो वहां पे इन्वर्टिबल बन सकता है। लेकिन फिर डाउट ये आता है कि सर इन सारे में वो 1 1 है तो मैं कौन सा चूज करूं? देखो ग्राफ पे वापस आओ, अगर मैंने उसको यहां से यहां पे स्ट्रिक्ट किया तो भी ये 1 1 है, अगर मैंने इसको π/2 से 3π/2 तक स्ट्रिक्ट किया लो अभी भी 1 1 है, अभी भी ये ग्राफ एक पे एक ही वैल्यू अज्यूम कर रहा है इस टाइम इंटरवल के बीच में, एक से ज्यादा नहीं कर रहा है। आगे मैं चलूं तो 3π/2 से 5π/2, पीछे अगर आ जाओ तो -π/2 से अगर -3π/2 करो तो भी वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो भी वो 1 1 हो गया। तो बहुत सारे टाइम्स इंटरवल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स में चूज कर सकता हूं जिसके अंदर साइन फंक्शन 1 1 ही रहेगा और उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। फिर मैंने यही क्यों चूज किया? तो देखो अगर हमको इसको ट्रेस करना है कि यही टाइम इंटरवल या स्पैन जिसको अपन बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं इसको ना, स्पैन टाइम इंटरवल, यही मैंने क्यों चूज किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फिर पूरी हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि इन सब में से एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल बनाया गया जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं जिसको? प्रिंसिपल ब्रांच। तो साइन फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड की, and then they become inverted. यहां तक नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक नोट डाउन कर लिया कि हमने उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा अब एक चीज सुनो, जब सर थोड़ा ऊपर कर, जल्दी नोट डाउन करो। देखो इस हिस्ट्री को याद रखोगे ना कि उनके डोमेन रेंज को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्या कारण था, तो आपको डोमेन रेंज याद हो जाएंगी। क्यों? नहीं तो आप सोचते ही रहोगे कि यार जब साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज ये है तो साइन इनवर्स का फिर बदल कैसे गया, क्यों बदला? कॉस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज ये है तो कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज क्यों बदला? फिर आप रटना स्टार्ट कर दोगे कि होगा यार जो भी होगा अपन तो रट लेते हैं। जब आप कारण याद रखोगे भाई क्यों हमने उसके डोमेन एंड रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया, जिससे कि साइन इनवर्स का डोमेन एंड रेंज कुछ और बन के आया, जो बन के आना चाहिए था वो नहीं बना, कुछ और बना।
भाई अगर मैं साइन फंक्शन का डोमेन एंड रेंज की बात करूं तो r से -1 to 1 होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं तो -1 से 1 से लेके r तक होना चाहिए था। कायदे से तो एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं है साइन इनवर्स का। क्यों नहीं है वो हमने अभी कारण बता दिया। तो अब जब आप साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, इस कारण से इसका डोमेन एंड रेंज ये हो गया था। समझ गए? समझ गए क्या बच्चों? यस सर। इतना नोट डाउन कर लिया। अब एक और चीज सुनो कि जब अपन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो साइन फंक्शन के तो अपन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन सोच के बताओ जो वापस रिवर्स फंक्शन मिला, साइन इनवर्स फंक्शन मिला, उसका क्या रिस्ट्रिक्ट हुआ? क्या उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ? क्या उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ? क्या बताओ? उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ? साइन फंक्शन का डोमेन था r2 - 1, 1। इसका तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने क्या करा, इसको बदल के सारे रियल नंबर्स नहीं लेने मुझे केवल -π/2 से π/2, अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई थी। मैं साइन फंक्शन को अब ऐसे ही डिफाइन करूंगा, -π/2 से π/2 से लेकर माइनस, सारे रियल नंबर से नहीं डिफाइन करूं। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी? -1, 1 से लेकर r नहीं होगी, क्या होगी? -π/2 to π/2, यही होगी क्या? बताओ, आया ना? यस सर। तो देखो वहां पे तो उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ था, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज रिस्ट्रिक्ट हुई है। साइन इनवर्स की डोमेन थोड़ा ना रिस्ट्रिक्ट हुई है, वो तो पहले की तरह ही है। समझे? तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इन ऑर्डर टू मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल, उन इनवर्स फंक्शन की क्या रिस्ट्रिक्ट होती है? तो इनवर्स फंक्शन की तो बेटा रेंज रिस्ट्रिक्ट होती है, जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है। समझ गए? समझे क्या? सर ये थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट, नहीं आ रही थी। देखो एक चीज बताओ, ये रियल नंबर है तो कायदे से यहां पे भी रियल नंबर आना चाहिए था, लेकिन रियल नंबर के केस में फिर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो मैंने रियल नंबर को काट के उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया -π/2 से π/2, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया डोमेन। तो इनवर्स फंक्शन का क्या डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ? क्या छोटा क्या हुआ इसका तो कोडोमेन, या सॉरी मैं ये कहूं कि रेंज रिस्ट्रिक्ट हुई ना इसकी, तो क्योंकि ऑन टू फंक्शन तो है, ये ऑन टू फंक्शन है तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो इसकी तो रेंज रिस्ट्रिक्ट हुई ना बेटा, उसका तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुआ और इसकी क्या रिस्ट्रिक्ट हुई? रेंज रिस्ट्रिक्ट हुई। ये चीज समझ में आई? यस सर, अब आ गया। ठीक है। तो कोई कहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या रिस्ट्रिक्ट करते हो इन ऑर्डर टू मेक देम बाइजेक्टिव, तो आप कहोगे उनकी डोमेन। कोई कहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक देम बाइजेक्टिव, या इन ऑर्डर टू मेक देम ए फंक्शन, फंक्शन ही बनाने के लिए उनको क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? उनकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? बोलो। तो पहला फंक्शन डाल दीजिए, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज होती है, देखो बेटा क्या, साइन फंक्शंस की ही बात करता हूं मैंने अभी, ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि इसकी डोमेन हो जाएगी इसकी डोमेन हो जाएगी उसकी रेंज क्या थी? -1 से 1, और इसकी रेंज हो जाएगी उसकी डोमेन वैसे तो सारे रियल नंबर्स थे, लेकिन हमने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करके हमने क्या कर दिया? केवल -π/2 से π/2। ठीक है, देखो इसको तो कहते हैं डोमेन, इसको तो कहते हैं हम डोमेन साइन इनवर्स फंक्शन की। उसको क्या कहेंगे बताओ? उसको क्या कहेंगे बोलो? रेंज नहीं कहेंगे, रेंज छोटी हो के आई है ना, रेंज क्या हो के आई है बेटा? छोटी हो के आई है, तो उसको कहेंगे, और कौन सी ब्रांच से आई है? प्रिंसिपल, जो स्टैंडर्ड बनाई गई, जो 0 के करीब वाली थी, तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल रेंज।
रेंज तो बड़ी थी लेकिन उसकी वजह से फंक्शन ही नहीं बन रहा था, हमने छोटा किया तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज। क्लियर? तो साइन इनवर्स या कोस इनवर्स या किसी भी इनवर्स फंक्शन में कभी भी रेंज नहीं होती है, हमेशा प्रिंसिपल रेंज होती है। क्या होती है बेटा, बोलो? प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज। हाँ, अब दूसरी बात, ग्राफ। तो बेटा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद कर लिए ना, देन बिलीव मी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी याद कर लिए। कैसे? देखो, किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पता है क्या होता है? जो चीज आपने एक्स एक्सिस में लिए अब वो ले लो वाई एक्सिस में, और जो चीज आपने वाई एक्सिस में लिए अब वो ले लो एक्स एक्सिस में। ठीक है? तो मुझे आप बताओ कि साइन फंक्शन के ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया था? एंगल्स लिए थे, 0, π/2 ये सब। तो अब अपन साइन इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, बोलो? बता सकते हो? 1 और -1। केवल 0, 1, -1, क्योंकि साइन फंक्शन तो इसके आर पार था ही नहीं ना, जो भी था इसी में ही था। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इसमें केवल एक्स एक्सिस में 3 वैल्यूज रहेंगी, 0, यहां ले लो आप π/2, ओ सॉरी 1, और यहां ले लो आप -1। जो उसके वाई एक्सिस में था वो इसके एक्स एक्सिस में डालो। ठीक है? और उसके जो एक्स एक्सिस में था वो वाई एक्सिस में डालो। तो उसके एक्स एक्सिस में क्या था बताओ? पॉजिटिव साइड में था π/2, फिर था पाई, फिर था 3π/2, और फिर था 2π, और नेगेटिव साइड में वही -π/2, फिर ये हो गया -π, फिर ये हो गया -3π/2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे नीचे भी। हाँ जी, ग्राफ की बात करते हैं। देखो मेरी तरफ वीडियो में देखो, कुछ इस तरीके का ग्राफ था, अब कैसे होगा? यूं होगा। समझ में आई क्या? जो बेल पहले एक्स एक्सिस पे लिपट के आ रही थी, अब वो बेल वाई एक्सिस पे लिपट के आएगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, अगर उसका ग्राफ पता है आपको, साइन फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 0 पे 0 था, π/2 पे उसकी वैल्यू 1 थी, यानी कि π/2 पे वो इधर 1 की सीट में चला जाएगा। फिर पाए पे उसकी वैल्यू वापस 0 थी। थोड़ा सा क्लियर बनाओ, कुछ इस तरीके से होगा। 1 पाए पे वैल्यू 1, फिर 3π/2 पे -1, और 2π पे वापस 0। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, -π/2 पे -1, -π पे 0, और -3π/2 पे 1 एंड सो ऑन, आगे वो इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब आप नोटबुक में थोड़ा सा क्लियर बना देना, यहाँ पे इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है? अभी फिर भी थोड़ा सा क्लियर है पहले से? समझ में आया क्या क्या कहना चाहा मैंने? देखो, अगर मैं कहूं साइन इनवर्स 1, तो 1 कब आएगा? π/2 पे आएगा। मैं कहूं साइन इनवर्स -1, कब आएगा? -π/2 पे आएगा। ठीक है? साइन इनवर्स 1 -3π/2 पे भी आएगा, और साइन इनवर्स -1 3π/2 पे भी आएगा। समझ में आई क्या बात? वही चीज चल रही है। जैसे साइन π/2 पे 1 आता था, तो साइन इनवर्स 1 पे π/2 आएगा। जैसे कि साइन पाई पे 0 आता था, तो फिर साइन इनवर्स 0 पे पाई भी आएगा। जस्ट उसका उल्टा होता हुआ जा रहा है। ठीक है? ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया सभी ने? सर। हाँ बोलो। सर जब अपन ने रेंज तो -π/2 से π/2 तक ही थी ना? -π/2 से, हाँ। तो ये तो जनरल ग्राफ है ना अभी,
ये जनरल ग्राफ है, उसी ग्राफ को फ्लिप करके जनरल ग्राफ बनाया गया है, लेकिन इसके इनवर्स फंक्शन में हम ये सब नहीं मानेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसको π/2 से -π/2 तक आप डॉटेड लाइन में रिस्ट्रिक्ट करो ग्राफ को, ऐसे ऐसे और नीचे ऐसे। ये तो मैंने जनरल ग्राफ को उसको फ्लिप करके बताया ना। तो कोई कहे ना साइन इनवर्स का ग्राफ, तो केवल इतना सा है, यहां से लेकर यहां तक, दैट्स इट, यहां से लेकर यहां तक बस, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है ना, -π/2 से π/2। ये -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की तो प्रिंसिपल रेंज है, और अगर साइन फंक्शन की बात करें तो उसकी प्रिंसिपल डोमेन है, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे भी फंक्शन है, तो उधर हम बात नहीं करते कि प्रिंसिपल डोमेन। लेकिन जब इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, इसलिए उसमें हमको प्रिंसिपल रेंज बनानी पड़ती है। ये हो गया आपके साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ये हो गई डोमेन, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, अब आप, आज का टाइम हो गया है, आपका कल का टास्क क्या है? आपको कल सारे ग्राफ्स फ्लिप करके आने हैं। बताओ कर सकते हो? कर सकते हो क्या? चलो फटाफट से अपन 2 मिनट 5 मिनट के अंदर सबकी डोमेन रेंज करते हैं, ग्राफ आपको फ्लिप करके आने। ठीक है, तो साइन के बाद कोसाइन इनवर्स फंक्शन जल्दी से नोट डाउन करते जाओ। कोसाइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, कोस इनवर्स इसको अपन कहेंगे। इनवर्स का साइन ये होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया था। बताओ भाई, वो का वही सेम टू सेम होगा इसमें भी? नहीं, सेम टू सेम नहीं होगा। देखो डोमेन तो वही होगी -1 से 1, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो क्या बनेगी? देखो इसमें कहां से स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो फंक्शन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खिसका हुआ था ना, तो देखो इसमें किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। इसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपन 0 से लेकर पाए, 0 से लेकर पाए तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखो 0 से लेकर पाए में एक बार में एक ही वैल्यू है कॉस फंक्शन की, आया ना? है या नहीं है? बोलो। अगर आप इसमें π/2 कर दो तो ये तो देखो 2 वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे दोनों में सेम वैल्यू आ रही है ना, तो हमको इसमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 0 से लेके पाए। चलो लिखो, अभी केवल लिख दो और एक एक पेज ग्राफ की स्पेस छोड़ दो। ग्राफ आपको घर से फ्लिप करके आना है। कोस इनवर्स में -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेकर पाए। ये तो हो गया डोमेन और वो हो गई प्रिंसिपल रेंज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जैसे वहां पे भी π/2 और उसको मानी, यहाँ पे 0, π को मानी, तो इनको प्रिंसिपल इनको क्यों मान रहे हैं? अब इनको क्यों मान रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये तो एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन हो गया कि सर लेंथ के यूनिट को मीटर ही क्यों कहते हैं, केजी क्यों नहीं कहते? तो हम उस पर बहस नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो फिर हमको इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत आप इतना याद रखो कि 0 के नजदीक है, 0 के नजदीक है और प्लस पॉजिटिव साइड है। ये 2 चीजों को प्रेफर करेंगे वो, एक तो 0 के नजदीक हो और पॉजिटिव साइड हो, अगर पॉसिबल हो पाए। अब साइन फंक्शन में तो अगर मैं पॉजिटिव साइड जा रहा था 0 to π तो वो 1 1 हो ही नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव आना पड़ा। अब इसमें पॉसिबल हो रहा है ना, 0 to π के बीच में जो है पॉजिटिव साइड में वो 1 1 बन रहा है, इसीलिए इसको 0 to π लिया। ठीक है प्रियांशी? यस सर। ठीक है, चलो अब अगले का देखें, आप बताना, अपने आप दिमाग लगाओ, देखें ना। ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल रेंज। थर्ड, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता है आपको क्या याद रखना है? इन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज याद रखनी है, कि ग्राफ्स याद नहीं रखने। ग्राफ्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद रखने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद हैं तो इनडायरेक्टली इसके भी याद है। अगर आप दोनों के 12 के 12 ग्राफ्स याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है, हो तो 6 उसके 6 उसके, लेकिन 6 उसके ओरिजिनल जरूर याद रख लेना, वो तो रट लेना, क्योंकि फिर इनवर्स के खुद बना लोगे। करना क्या है, उल्टा ही तो करना है। ग्राफ ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे कर देना है, फ्लिप कर देना है, ऐसे करके ऐसे फ्लिप कर देना। जो एक्स एक्सिस पे वो वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे वो एक्स एक्सिस पे। टेन इनवर्स। बोलो भाई, टेन फंक्शन का डोमेन क्या था और रेंज क्या थी जो उसकी डोमेन बनेगी? बताओ।
ऑल रियल ऑल नंबर। रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एक बार के लिए अपन लिखते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसकी डोमेन क्या थी? ओ हाँ, उसकी डोमेन क्या थी जो इसकी रेंज बनेगी? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, वो उसकी क्या थी? रेंज थी। अब अपन देखते हैं 10 फंक्शन को हम कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करें ताकि वो डिफाइन हो, उसका इनवर्स डिफाइन हो। आ जाइए 10, ये है 10। सोचो जरा, ये 10 फंक्शन है, कहां से कहां मैं रिस्ट्रिक्ट करूं? आप खुद सोचो, जिसमें एक पे एक वैल्यू आ रही है उसकी। सो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे एक वैल्यू आ रही है ना, और 0 के नजदीक भी है। समझे क्या? बोलो बच्चों, समझे? लेकिन एक प्रॉब्लम है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 दोनों शामिल नहीं होंगे, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 दोनों पे 10 फंक्शन क्या होता है? डिफाइन ही नहीं होता है। तो आप ओपन इंटरवल लिखो, आप क्लोज इंटरवल मत लिखो, आप क्या लिखो? ओपन इंटरवल। क्लियर? समझे क्या? यस सर। यस सर। देखो, खुद ही बना रहे हो, कुछ भी चीज रटनी पड़ रही है, खुद ही तो बना रहे हो। से लेकर माइनस पाई बाय 2 टू पाई, ओपन इंटरवल लिखना, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 और पाई उन दोनों पे तो वो डिफाइन ही नहीं है। डालिए, ये तो है डोमेन, ये है प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, थर्ड के बाद आइए फोर्थ। फोर्थ में हम चलते हैं कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। राजा समझ आ रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा। चल, हाँ अब सर। कोसेक का तू बताएगा, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इन, पहले कोसेक फंक्शन का बताओ क्या था रेंज, जो इसका डोमेन बनेगा, उसकी रेंज क्या थी? वो एक्स कोमा एक्स। उसकी रेंज क्या थी? आर माइनस करके थी, सारे रियल हाँ नंबर। आर। बोलो, नहीं, उसकी रेंज क्या थी? आर माइनस -1। -1 और 1 नहीं आ सकते थे ना, बाकी सब आ सकते थे ना, भूल गए क्या? -1 और 1 नहीं आ सकते थे, तो वो उसको डोमेन बनाओ आर माइनस -1, 1। ठीक है, उसकी डोमेन क्या थी? उसकी डोमेन और रेंज को तो अभी हमको, मतलब इसकी जो रेंज बनेगी वो तो हम फिगर से देख लेंगे। देखो कितना सरल है, उसकी रेंज को तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो डोमेन में, और फिगर से देख लो आप रिस्ट्रिक्ट क्या कैसे करोगे सबसे सही, वो उसकी रेंज हो गई। तो कोसेक को आप देखो कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे। कोसेक, ये रहा कोसेक। बोलो कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करूं कि एक पे एक ही मिले? 0 टू पाई। 0 टू पाई पे तो एक पे 2 मिल रहे हैं ना बेटा। देखो 0 टू पाई, इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी आप खुद सोचो, इस पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं मिलेगी? आप ये देखा Yes, करो sir. उस इंटरवल में वो फंक्शन की 2 वैल्यूज मिल रही है क्या, उस स्पैन में, उस इंटरवल में? तो क्या होगा? 0 टू पाई नहीं होगा, क्या होगा बोलो? 0 टू पाई बाय 2। कम से कम 180 डिग्री तो लेना पड़ेगा ना। माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 चलो ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन अब इसमें ये 0 वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे फंक्शन ये डिफाइन था ही नहीं, याद है? 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था ना। देखो 0 Yes, के sir. नजदीक जाके गया, 0 के नजदीक जाके गया। तो इसकी प्रिंसिपल रेंज में माइनस पाई बाय 2 से, अच्छा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 दोनों पे कम एग्जैक्टली आंसर आ रहा है। पाई बाय 2 पे एग्जैक्टली 1 आ रहा है और माइनस पाई बाय 2 पे एग्जैक्टली -1 आ रहा है। तो क्लोज इंटरवल रहेगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन उसमें से एक पॉइंट हटा दो 0। क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसमें से एक पॉइंट हटा दो 0, क्योंकि 0 पे वो फंक्शन डिफाइन था ही नहीं। तो मैं लिखता हूं क्लोज इंटरवल
माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 माइनस, इसमें से एक पॉइंट हटाना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि केवल वही पॉइंट हट रहा है, 0। 0 नहीं आ सकता इसका आंसर कभी भी, किसी भी कॉसेक इनवर्स की वैल्यू पे, इधर कोई भी रियल नंबर मानो, -1 और 1 तो मान ही नहीं सकते, उसके बीच के नंबर तो मान ही नहीं सकते, लेकिन उसका आंसर इनमें से ही आएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा डोमेन, और ये हो गई मेरी प्रिंसिपल रेंज। अब देखते हैं कल इनमें से बचे हुए 5 में से करेक्ट ग्राफ कौन कौन बना के आता है। ग्राफ बना के, और मुझे आज ही वो करना है, स्नैपशॉट करना है सभी को। समझ गया राजा? यस सर। आज ही आना चाहिए बचे हुए 5 का। सर जब हम ये ग्राफ बनाएंगे, हाँ, तो ग्राफ में देखो सबसे पहली चीज सुनो, जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे ना, पहले सारी चीजों को भूल जाओ। सबसे पहली चीज एक ही काम करना, आप फ्लिप कर देना बस। उसके बाद आप पकड़ना, आप डोमेन और रेंज आपने क्या लिखी है उसको, उसे लाइन खींच के आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। रिस्ट्रिक्ट करने का काम बाद में करना, पहले आप ओरिजिनल ग्राफ का फ्लिप कर देना। बहुत ही आसान काम है। और आपकी आवाज कट कट के आ रही है अनीशा। सर तो रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो आता है ना अपने ग्राफ में, उसको डार्क करके मतलब रिप्रेजेंट करना होता है, सिंपली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आप डॉटेड लाइन से उसको ऐसे कर दो, डार्क वार्क करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्चुअली इनवर्स फंक्शन के ग्राफ तो पूछता ही नहीं है एग्जाम में, ये तो हमारे याद रखने के लिए। ओरिजिनल फंक्शन के पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। सेक इनवर्स, हाँ जी, तो सेक का क्या था, वही -1 से -1 छूट जाता है इसमें, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब बात करते हैं सर कोसेक की रेंज क्या आई थी? लिख दी ना मैंने, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और एक पॉइंट छूट जाएगा 0। अब आ जाओ वहां पे सीकेंट। सीकेंट को देखो कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपन। ये सीकेंट था, चलो बताओ कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करें कि सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएं। 0 to π कर दो, हो गया काम। देखो 0 to π में एक ही वैल्यू है या नहीं है? यस सर। ठीक है, इसमें -π/2 से π/2 मत कर देना, उसमें फिर उल्टा 2 वैल्यू हो जाएंगी, 0 to π। लेकिन एक पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, दैट इज π/2। देखो ये ग्राफ π/2 के नजदीक जाता है लेकिन इसको टच नहीं करता है, नीचे भी नजदीक जाता है, टच नहीं करता है। तो 0 to π और एक पॉइंट हटा देना π/2। समझे? समझे क्या? 0 to π, और 0 और π दोनों क्लोज इंटरवल में रहेंगे, दोनों शामिल रहेंगे। ये क्या हुआ, सेक इनवर्स। अच्छा ये नीचे आ गया अपन ज्यादा, नीचे ये ऑलरेडी टेबल बनी हुई थी। हाँ, 0 to π, और उसमें से एक पॉइंट हटाना है, केवल वही पॉइंट हटाना है ना, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हम, π/2। एंड लास्ट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, R is the domain of cot inverse function because R was the range for cot function। देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो ओरिजिनल फंक्शंस के, आज सॉरी वीडियो नहीं चल पाएगा बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज। इमेजिन करो आप, देखो जो ओरिजिनल फंक्शंस थे
उनके जो भी रेंज थी वो एज इट इज यहाँ पे डोमेन बनी है, रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ है। ये चीज आपने नोटिस करी होगी, अपन एक टेबल में भी करेंगे अभी इन सारी चीजों को। तो उस कोट फंक्शन का जो रेंज था वो रियल नंबर था, तो यहाँ पे डोमेन एज इट इज हो गया, केवल चेंजेस हुआ है प्रिंसिपल रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज वहां क्या थी, कॉट फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज क्या थी, कॉट फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई वाले, है ना। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होके हमको केवल और केवल -π/2 को, -π/2 याद आ रहा है, फिर 0 to π, 0 to π ओपन इंटरवल, ना तो 0 शामिल है और ना ही पाई शामिल है। ये हो गई मेरी डोमेन और ये हो गई प्रिंसिपल रेंज। अब इसका ग्राफ भी आप बना देना फ्लिप करके, अगर नहीं बनाया तो। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तो अब अपन सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। आज कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इश्यूज हैं। देखो अब सही आ रही है क्या? सर स्क्रीन भी जा रही है बार बार। स्क्रीन भी जा रही है बार बार। अब देखो अब सही है क्या? सर आवाज तो सही है। स्क्रीन तो सर हमारी भी सही आ रही है। देखो आज थोड़ी सी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो बताना फिर। हाँ, तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज प्लस उनके इनवर्स के डोमेन रेंज को स्टडी किया। अब अपन इसको वो करते हैं, कंपाइल करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, मतलब सारी चीज़ों को अपन एक उसमें टेबल में पैक करें अगर। तो देखो सबसे पहले तो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वापस से रिपीट करते हैं अपन, है ना। तो देखो सबसे पहले था साइन, तो साइन फंक्शन का डोमेन था r और रेंज क्या थी -1 to 1। कोस फंक्शन का भी सेम था, ये दोनों सेम है। ठीक है, tan और cot में क्या होगा, रियल नंबर्स तो होंगे सारे, लेकिन tan में तो 2n + 1 π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल माइनस होंगे π/2 के, और cot फंक्शन में क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल माइनस होंगे पाई के। ठीक है, और रेंज दोनों की एनी रियल नंबर है। ठीक है, और फिर बात करते हैं सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक में भी वो का वही सिस्टम चलेगा कि कॉसेक में साइन नीचे आता है तो इंटीग्रल मल्टीपल माइनस होंगे पाई के, और सेक में कॉस नीचे आता है तो ऑड मल्टीपल माइनस होंगे π/2 के। ठीक है, और इनकी जो रेंज होगी, रेंज के अंदर यहाँ पे कुछ नंबर्स छूटे हुए हैं, वही नंबर्स छूटे हुए हैं जो साइन और कॉस में थे, यानी साइन और कॉस में -1 और 1 थे और कोई नहीं था, केवल -1 और 1 थे। तो इसमें एग्जैक्टली बस इन दोनों के बीच के नंबर नहीं है, बाकी सब हैं। तो ओपन इंटरवल -1 1 माइनस किया है आर में से, दोनों में, कॉसेक में भी और सेक में भी। ये तो थे हमारे ओरिजिनल फंक्शंस। अब बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स की भी अगर अपन एक ही टेबल में इसको याद करने के लिए कंपाइल करें, तो आ जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो देखिए आप ये चीज नोटिस करिए कि जो भी यहाँ पे रेंज लिखी हुई है ओरिजिनल की, ये जो भी रेंज लिखी हुई है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये एज इट इज बिना कुछ फेरबदल किए एज इट इज वहां पे डोमेन है। चेक करो, एज इट इज यहाँ पे डोमेन है, कुछ भी बदला है क्या? उनकी रेंज और इनकी डोमेन में कुछ भी बदलाव तो बताओ। एक नीचे सेक और रह गया, उसका भी बोलो बच्चों, कुछ भी चेंज है क्या? नो। तो बिल काफी याद है, इसकी डोमेन को याद रखना, बस ओरिजिनल की रेंज एज इट इज कॉपी पेस्ट है। हाँ, बस जो चीज याद रखनी है वो है प्रिंसिपल रेंज, यानी रेस्ट्रिक्टेड रेंज। जो उनकी डोमेन थी उसमें से काफी कुछ पोर्शन हटा के मैंने रेंज यहाँ पे लिखी है या बनाई है। तो देखो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आ जाइए, साइन इनवर्स में तो आएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और कोस इनवर्स में आएगा 0 to π ओपन क्लोज इंटरवल, केवल इसके अंदर, है ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, इनका जो उल्टा है
साइन का जो उल्टा है यानी कोसेक, देखो कोसेक में भी सेम टू सेम है, बस एक पॉइंट हटा दिया, और कोस का उल्टा सेक में भी सब कुछ सेम है, बस एक पॉइंट हटा दिया। पॉइंट कौन सा हटाया? देखो याद करना काफी आसान है अगर अपन याद करना चाहें तो। साइन फंक्शन की रेंज क्या थी? -π/2 से π/2। और कॉस फंक्शन की रेंज क्या थी बोलो? 0 to π, यही थी। तो साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो उसकी रेंज क्या है? यही है जो साइन की थी वो की वही है, पर एक पॉइंट माइनस करना है। और सेक की इसकी उल्टी है, मतलब 0 to π तो है, इसमें भी एक पॉइंट माइनस। अच्छा माइनस क्या करें? एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो -π/2 और π/2 का एग्जैक्टली मिड पॉइंट 0 होगा, और 0 और π का एग्जैक्टली मिड पॉइंट π/2 होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यस सर। अब बचा क्या? tan और cot। तो tan और cot की जो रेंज है वो वापस साइन और cos की तरह है। साइन की तरह tan की है, cos की तरह cot की है, लेकिन ओपन इंटरवल में। तो -π/2 क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे -π/2 ओपन इंटरवल है, और cot में 0 to π ओपन इंटरवल। बताओ 6 के 6 की रेंज याद हो गई? रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन से, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो सॉल्व होगी वो पूरी की पूरी इन 6 रेंजेस पे सॉल्व होगी। ये 6 रेंज याद हैं, 6 की 6 फंक्शंस की। ये सब इनवर्स हैं, सॉरी, है ना, ये सब इनवर्स हैं। तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलें आगे टू द एक्सरसाइज। सर ये हाँ बोलो। सर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है, हाँ तो ये प्रिंसिपल रेंज और जो रेंज दोनों अलग अलग होगी क्या? नहीं, प्रिंसिपल रेंज ही होगी, रेंज इनकी होगी नहीं, क्योंकि अगर इनकी रेंज बनाने जाएंगे तो इनकी रेंज नहीं होगी। इनकी फिर क्या होंगी? नंबर ऑफ रेंजेस होंगी। नंबर ऑफ रेंजेस मतलब 180 डिग्री इधर और खिसक जाओ, एक ब्रैकेट और तैयार है, 180 डिग्री और किधर, तो ऐसे मतलब एक तरीके से रेंज की फॉर्म में नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे या नंबर ऑफ स्पैन्स होंगे। तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेंजेस हो सकती हैं, उसमें से सबसे जो मुख्य है वो है प्रिंसिपल रेंज। केवल रेंज नहीं होगी, केवल रेंज अगर होगी तो ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है। कोई पूछे कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, तो पहला क्वेश्चन कि रेंज तो होती नहीं है ना, इनवर्स फंक्शन की रेंज तो होती नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज तो होती नहीं है, किस टाइप की रेंज की बात कर रहे हो? तो फिर सामने से क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रिंसिपल रेंज बताओ, तो प्रिंसिपल रेंज ये है। या फिर आपसे कह दे कि इसके अलावा भी और कोई रेंज होती है क्या, तो आप कहोगे हाँ इसके अलावा और दूसरे रेंज होगी, लेकिन वो इसी तरह से इंटरवल्स की फॉर्म में होगी। पूरी एक कंटिन्यूस रेंज नहीं होगी कि सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाएं, इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है? यस सर। सर और हाँ, सर ये ग्राफ भी समझना था। एक मिनट, ग्राफ अभी देखते हैं। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी ये टाइम इंटरवल्स जो बन रहे हैं, स्पैन्स बन रहे हैं, सबका अंतराल 180 डिग्री का है या नहीं है? 180 डिग्रीज के टाइम इंटरवल्स हैं ये सारे, चेक करो, है ना? यस सर। तो ये चीज याद रखनी है, अगर एग्जाम में आप कभी चीज भूलने की कोशिश लगो तो आप ये चीज याद रखना कि 180 डिग्री के टाइम इंटरवल्स लेने। हाँ, ग्राफ किस में, कौन से वाले में दिक्कत है बताओ? सर एक बुक में ग्राफ दे रखा है जिसमें साइन एक्स का भी है और हाँ उसी में साइन इनवर्स एक्स हाँ का भी है, हाँ, वो भी बता तो देते वो हैं। वाला समझना था। देखो जब भी अपन, इसको सही कर दो एक बार, जब भी अपन एक ही फंक्शन का और उसका इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, 0 to π, क्या था ये, आगे आगे बताना कौन सा पॉइंट माइनस होगा इसमें से? π/2, है ना? यस सर। ठीक है। जब भी अपन एक ही फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, और उसी के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो वो उसी की मिरर इमेज बनती है। ये अपन ने देखा था, अभी कुछ का बना के भी देखा था, उसी की मिरर इमेज बनती है। तो ये आपने देखा होगा। देखो साइन एक्स का ग्राफ ये है और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ मैंने एक में ही बना दिए, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। देखो ये तो है साइन का और ये है साइन इनवर्स का।
बन रहा है नहीं बन रहा है? तो आपने एक चीज चेक करी होगी कि ये इसी की मिरर इमेज बन रही है अलोंग द साइड, अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स को अगर एक मिरर मान लिया जाए, यहाँ पे एक आईना रखते हैं, तो ये जो एक तरीके से जो आकृति बन रही है इसकी मिरर बन रही है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो बस वो एक फैक्ट है जो आपको बताया गया, इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअलाइज कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं बेटा, कोई भी फंक्शन हो, कल को मैं ले लूँ और कोई फंक्शन ले लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लूँ, जिसका भी इन्वर्स पॉसिबल, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है वो। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर मैं इन्वर्स बनाने जाऊँ तो हमेशा जो उसका ग्राफ और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर आप एक ही ग्राफ में प्लॉट करोगे तो उसकी मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेरी? और सर, हाँ सर इसमें जो डोमेन और रेंज ली है ना, वो समझ नहीं आ रही कि किस किसमें? अकॉर्डिंग ली है किस में? इस ग्राफ में। इस ग्राफ में तो बेटा डोमेन रेंज ली नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही ले ली ना इन्होंने। तो देखो, आप डोमेन एंड रेंज एक पर्टिकुलर ग्राफ की लेते हो, है ना, एक पर्टिकुलर ग्राफ की डोमेन एंड रेंज लेते हो ना भाई। आपने अगर साइन Yes, sir. फंक्शन लिया, आपने अगर साइन फंक्शन लिया तो एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन होती है, वाई एक्सिस उसका फंक्शन का आंसर होता है, ये रेंज होती है। जब आपने साइन इनवर्स लिया तो ये है आपकी डोमेन -1 से 1 और ये है आपकी रेंज। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है, जो इसकी डोमेन है उसकी रेंज है। तो आप एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करोगे? फिर आप एंगल्स ड्रॉ करोगे या -1 ड्रॉ करोगे? तो आप प्रैक्टिकली तो एक ग्राफ में दो बना ही नहीं सकते ना। तो ये तो केवल इन दोनों को मर्ज करके एक फैक्ट बताया गया है कि अगर एक ही ग्राफ में अपन ने बना दिया तो वो उसका मिरर इमेज बनेगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली एक ही ग्राफ में दोनों की डोमेन और रेंज नहीं डाल सकते। इन्होंने तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी साइन फंक्शन की डोमेन डाली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डाल दी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज डाल दी। मतलब डोमेन तो डाल दी इसकी, रेंज डाल दी इसकी। तो कायदे से तो गलत है। अगर आप पूरी प्रॉपरली डालो तो फिर साइन फंक्शन की रेंज यहाँ डालो और साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज यहाँ डालो। तो वो अपन दोनों चीजें नहीं डाल सकते, बात ये है। ठीक है। और सर हाँ सर एक और क्वेश्चन था कि इसमें जो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है ना ओरिजिन पे, मतलब वहां पे दोनों की वैल्यू सेम होगी? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ सर, ये जो कोइंसाइड कर रही है लाइंस। देखो मेरी बात सुनो, फिर वही बात हो गई ना। देखो, जब तक अपन डोमेन और रेंज प्लॉट नहीं करेंगे तब तक अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोइंसाइड होगा? साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। तो चलो साइन में तो कोइंसाइड कर रहा है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, इसलिए यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। अब अगर मैं कहूँ आपको कि साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 क्या होता है? 1, है ना। मान लो ये 1 है, ये 1 है, तो अब कायदे से तो इस वाली लाइन पे ये 1 पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डाल रखा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ऊपर डाल रखा है π/2। ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन π/2 तो होता है 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है वो चेक कर लो। आप देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है ना, साइन इनवर्स π/2, साइन इनवर्स π/2 का मतलब हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ है ये, तो साइन इनवर्स π/2 हो गया 1। तो साइन इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे इन्होंने मतलब इसी को उसकी डोमेन मान लिया और उसी को उसकी रेंज मानी हुई है। यानी कि देखो यही फंक्शन इन्होंने माना हुआ है एक बार के लिए साइन, और यही माना हुआ है साइन इनवर्स। बेटा दो ग्राफ्स को जब अपन एक में प्लॉट करेंगे ना तो अपन उनका कोइंसाइडिंग वाली चीज नहीं देख सकते। आप तब देख सकते हो, कब देख सकते हो? जब आपने दोनों फंक्शन की डोमेन यहाँ ली है और दोनों फंक्शन की रेंज यहाँ ली है, तब ही आप चेक कर सकते हो कि दोनों फंक्शन कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस ग्राफ के बेसिस पे कुछ भी जज मत करो, ठीक है? ओके सर। इस ग्राफ के बेसिस पे Yes, कुछ sir. भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन रेंज डली हुई नहीं है ना दोनों की। आप दोनों फंक्शन के Yes, हाँ sir. अभी आप उन दोनों को मर्ज करो, साइन और कॉस को मर्ज करो, फिर समझ आएगा। देखो अगर सपोज करो ये है मेरा 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π।
then minus pi by 2, then minus pi, minus 3 pi upon 2 and minus 2 pi. यहाँ पे 1 एंड -1 सफिशिएंट है क्योंकि दोनों की रेंज वही है ना। अब अगर मैं साइन फंक्शन बनाऊं तो साइन फंक्शन कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 1 पे आता है, नीचे आता है, -1 पे जाता है, इस तरीके से, फिर 1 पे आएगा, इस तरीके। ये साइन हो गया। अब मैं कॉस फंक्शन इसी में बना दूं तो कॉस फंक्शन में इसमें बनाऊंगा तो उसमें जजमेंट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की रेंज यही, डोमेन यही है और साइन और कॉस की रेंज भी यही है। तो जो एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है वो दोनों फंक्शन की डोमेन और रेंज है, दोनों फंक्शन के लिए डोमेन है, और जो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है वो दोनों फंक्शन की रेंज है। समझ गए अब आप? तो अब आप कोस को उसमें बनाओगे ना तो उसमें जज कर सकते हो। जैसे कोस कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, बताओ। यस सर। आगे फिर -1 आएगा पाई की सीट में। थोड़ा सा क्लियर आप बना देना आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे -1 आएगा माइनस पाई की सीट में, और फिर 1 जाएगा वापस 2 पाई की सीट। यहाँ पे इस जगह पे 1 होगा वो। तो अब आप इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके देख सकते हो। देखो साइन और कॉस कहाँ कोइंसाइड हो रहे हैं, चेक करो। ये है π/4, तो साइन और कॉस दोनों π/4 पे सेम वैल्यू देते हैं, नहीं देते हैं? यस सर, देते हैं। देते हैं ना। ये 1/√2 वाली वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो यहाँ पे जज किया जा सकता है दोनों को। तो ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मर्ज करके जज किया जा सकता है। आप चाहे 6 के 6 का ग्राफ बना लो इसमें, और आप चेक कर सकते हो किस किस की वैल्यू सेम आ रही है, या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आप एक ग्राफ में डाल के उनको जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन और रेंज बदल गई। अभी क्लियर है आपका क्वेरी? यस सर। ठीक है। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? नहीं तो हम आगे चलें। सर हाँ बोलो तनिषा। सर अपन जो साइन होता है, मतलब जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसकी अपन डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर उसके इनवर्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं? उस फंक्शन की डोमेन को जो कि उसके इनवर्स की रेंज है। साइन फंक्शन का डोमेन है R, रेंज है -1 to 1। साइन इनवर्स फंक्शन में ये यहां जाता है, डोमेन बन जाता है। अब इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके मैंने कर दिया -π/2 से π/2। तो आपने एक्चुअली किया क्या, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी रेंज को नहीं छेड़ा है, यानी कि इनवर्स फंक्शन के डोमेन को नहीं छेड़ा है। ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन को, या फिर यूं कहूं इनवर्स फंक्शन की रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर आप ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से चलो तो आप कहोगे उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अगर आप इनवर्स फंक्शन के हिसाब से चलो तो आप कहोगे उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ 11th क्लास की कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और क्वेरीज को मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करूंगा ताकि अगला जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज है वो अच्छे से हो जाए। देखो फिर से आ जाओ। मुझे बताओ साइन फंक्शन कैसे चलता है, प्लस प्लस माइनस माइनस? यस सर। ब्लैंक स्क्रीन कर देता हूं। साइन फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से चलता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। कॉस फंक्शन कैसे चलता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। और टेन फंक्शन कैसे चलता है? प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि साइन फंक्शन में मैं यहां से जितने डिग्री यहां जाऊंगा उतने डिग्री यहां से भी आ जाऊं, आंसर वैल्यू सेम होगी। मतलब मान लो मैंने ये एंगल बनाया तो इस एंगल पे साइन निकालो, या ये एंगल बनाया इस एंगल पे साइन निकालो, या फिर पूरे पे निकालो। ये पूरे पे निकाल लो या इस पे निकाल लो। जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, पूरा 120 डिग्री है, तो 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू भी सेम होगी और साइन 120 की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं। कॉस फंक्शन में वैल्यू तो सेम होगी लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है।
अब मुद्दा ये उठता है कि देखो, अच्छा साइन इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं अब मैं ना, तो साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 टू π/2, ये है -π/2, ये है π/2, तो यही तो रेंज है -π/2 से π/2। कॉस फंक्शन की रेंज क्या है, 0 टू π, यानी कि यहां से यहां 0 टू, ये यहाँ पे 0 है ना, 0 टू π। tan फंक्शन की रेंज क्या है, अगेन वही -π/2 से π/2। ठीक है बेटा, देखो जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो तब कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया का हर एक फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया। अगर साइन फंक्शन नेगेटिव है तब आप सीधे चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, आप चाहते तो थर्ड में भी जा सकते थे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में रेंज ही नहीं है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज ही -π/2 से π/2 है, यानी साइन इनवर्स केवल फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्रीट करता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो ट्रीट नहीं करता है। कोस फंक्शन, यानी कोस इनवर्स की बात कर रहा हूं, ये इनवर्स है सारे, है ना। कोस इनवर्स फंक्शन केवल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही ट्रीट करता है, तो अगर नेगेटिव जाना हो तो आप सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करोगे, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा इसे। और tan इनवर्स फंक्शन की भी वही बात है कि अगर आपको नेगेटिव आना हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये चीज समझ में आई, तो बचे हुए 3 की ओर बात करें, साइन कॉस tan, अब क्या है, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। बोलो भैया, कोसेक इनवर्स की पहले तो वही सेम चीज, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसकी तरह ही चलेगा ये भी। सेक इनवर्स भी उसी की तरह चलेगा, कॉस की तरह, प्लस माइनस माइनस प्लस, और कॉट भी उसी की तरह ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। इन्हीं के तो इनवर्स ही है, इन्हीं के तो वो हैं, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। अब मुझे बताओ कोसेक इनवर्स की वो क्या है, रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज, कौन से क्वाड्रेंट में ये डील करता है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ना, देखो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है, आपके नोट्स में से चेक करो। फर्स्ट और फोर्थ। -π/2 टू π/2 है ना बेटा। यस सर। तो यहां से फर्स्ट एंड फोर्थ ही डील करेगा ना, -π/2 से +π/2। तो यानी कि अगर -0 भी है सर, वो -0 है, उस पर वो डिफाइन नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्वाड्रेंट की बात करें, यानी ये वाले पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 0 पे है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं कोसेक इनवर्स की भी, तो कोसेक इनवर्स भी जो होगा वो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील करेगा बस। ठीक है, इसके अलावा वो डील नहीं करेगा। समझ गए, समझ गए ना। यानी कोसेक इनवर्स को नेगेटिव में जाना हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में नहीं जाएगा, थर्ड में तो, और सेकंड में नहीं जाएगा, सेकंड में तो वैसे पॉजिटिव होता है। अब सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 टू π, 0 टू π, जिसमें ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, इसको मैं डार्क कर देता हूं। यही है क्या बेटा, बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यानी कि सेक इनवर्स को अगर नेगेटिव जाना हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है। और कोट इनवर्स की बताओ प्रिंसिपल रेंज, 0 टू π ही है। यहां पे बच्चे गलती करते हैं अक्सर, इसको 10 की तरह चला देते हैं। 10 की तो -π/2 टू π/2 है, लेकिन कॉट की नहीं है, कॉट की क्या है, 0 टू π। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू π। तो इसमें अगर नेगेटिव जाना हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो देखो 6 में से 3 फंक्शन ऐसे हैं जो कि नेगेटिव होने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और 3 फंक्शन ऐसे हैं जो कि नेगेटिव होने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं जा रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी को नहीं लेके जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो हम सीधे सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर नेगेटिव होना है तो साइन के लिए सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, टेन के लिए वापस फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसेक के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, एंड कॉट के लिए भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कौन कौन गए नेगेटिव होने के लिए, एक तो गया साइन, एक उसी का रेसिप्रोकल कोसेक, और एक साइन की तरह जो टेन चलता है, और ये तो गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन लोग जा रहे हैं नेगेटिव होने के लिए, एक तो कॉस, उसी का रेसिप्रोकल सेक, और लास्ट में कॉट। ये चीज समझे क्या?
नेगेटिव होने के लिए ये फंक्शंस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और ये फंक्शंस सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। सर नेगेटिव मतलब? नेगेटिव होने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स, मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स 1 बताओ तो 1 पॉजिटिव है, आप जब से कह दोगे सर π/2 90 डिग्री। लेकिन मैं कहूं साइन इनवर्स -1 बताओ तो ये नेगेटिव चला गया ना। तो अब जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, यानी आंसर आएगा -π/2। ये है नेगेटिव होने का मतलब। अगली एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको नेगेटिव वैल्यूज पे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये पहले से एक होमवर्क करके रेडी रखो कि साइन, कोसेक और टेन ये अगर नेगेटिव जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और कॉस, सेक और कॉट ये अगर नेगेटिव जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। समझे क्या? यस सर। सब सारे बच्चे समझ गए अच्छे से? यस सर। सारे बच्चे समझ गए? ठीक है। इसीलिए याद रखना साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन जा रहे हैं? साइन जा रहा है और एक उसका रेसिप्रोकल कोसेक जा रहा है। कोसेक ऑफ -x माइनस कोसेक x होता है। और या फिर मैं उल्टा लिखता हूं, यहां से ऐसे सीधा नहीं समझ में आ रहा है। माइनस साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स को नेगेटिव जाना है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब -x। और कोसेक को नेगेटिव होना है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कोसेक ऑफ -x। और एक और कौन था इनका साथी? टेन। टेन को अगर नेगेटिव जाना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब बचे हुए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। जैसे कॉस को नेगेटिव होना है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है π-x। और कौन है कॉस के साथ साथी? सेक एक्स। सेक एक्स को नेगेटिव होना है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा π-x। और लास्ट में बचा कॉट। कॉट एक्स को नेगेटिव होना है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा π-x। ये चीजें नोट करो जल्दी से। अगर आपको ये 6 चीजें याद हैं जो मैंने यहाँ लिखवाई हैं, कॉन्सेप्चुअल तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, लेकिन अगर ये आपको ये रटी हुई हैं या कैसे भी याद भी हैं तो अगली एक्सरसाइज तो खड़े खड़े हो गई है, मानो ओरली हो गई। इसको अब हमारे नोट्स में भी लिख लेते हैं, सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। चलो लिखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स डाल के लिखो। इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। पहला साइन का है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स। सेकेंड साइन के साथ कौन था? कॉसेक। पहले वही ले लेते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स। थर्ड कौन था इनका साथी? और टेन है ना, टेन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स। अच्छा ये क्यों जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में वो मैंने अभी आपको समझा दिया, इनकी प्रिंसिपल रेंज के कारण। इन तीनों की प्रिंसिपल रेंज जो है -π/2 से π/2 ही है। -π/2 से π/2 में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही कवर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये रहेंगे जब पॉजिटिव रहेंगे, जब नेगेटिव होंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। समझे? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, यहाँ पे तो इनवर्स आना चाहिए ना। इनवर्स भी वही चलेगा और ये भी वही चलेगा। अगर आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा ना बेटा। अगर आपको नेगेटिव करना होगा तो भी आप इसमें ही जाओ। हाँ आप सही कह रहे हो भाई इसकी तो रेंज जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन एक बार के लिए आप यही याद रखो, फिर अभी इनवर्स में भी बता देंगे, एक बार के लिए आप यही लिखो, ठीक है।
सर हाँ Yes, बोलो sir. राजा। सर जो आपने पहले बताया था वो इनवर्स के लिए ही था क्या आपके लिए? अभी एक बार जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। अभी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, एक बार क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हाँ, अब बचे हुए जो 3 हैं उनकी प्रिंसिपल रेंज 0 और पाई के बीच में डील करती है, तो उसके उनको नेगेटिव होने के लिए फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की आवश्यकता है। कौन कौन है वो लोग? एक तो है सबसे पहले cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। ओह सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स से नहीं जाया जाता, कैसे जाया जाता है? पाई माइनस एक्स। अच्छा, आपको कौन से क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं ये तो पता है ना? ये तो मैंने भी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे बोलो? 3π/2 + x. या तो 3π/2 + x, ऐसे तो इसमें भी आप π/2 + x कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया है हमेशा पाई और 2π से कंपेयर करो, वो ज़्यादा आसान है। वैसे तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप π/2 + x कर सकते हो, लेकिन उसको अवॉइड करो। आप केवल कंपेयर करो किससे? पाई से और 2π से, या फिर 2π के अलावा 0, एक ही बात है, 2π बोलो या 0 बोलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाते ही नहीं है कभी, पाई प्लस एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बताओ क्या करेंगे? 2π माइनस एक्स। या तो करो 2π माइनस एक्स या फिर 0 माइनस एक्स। 2π माइनस एक्स कब करेंगे? जब हम पूरा चक्कर घूम के आ रहे हैं, और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं यूं, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? 0 माइनस एक्स। जैसे अभी अपन यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्वाड्रेंट कवर कर रहे हैं ना, तो अपन 0 माइनस एक्स कर रहे हैं। 0 माइनस एक्स होता है कि नहीं होता है? इसमें अपन सब में क्या कर रहे हैं? 0 माइनस एक्स कर रहे हैं, 2π माइनस एक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2π माइनस एक्स तो आप पूरा एंगल, पूरा चक्कर काट के आ रहे हो। अभी आप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हो, तो एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो नेगेटिव होता है। जैसे -30 डिग्री, पॉजिटिव 30 डिग्री ये होगा, -30 डिग्री ये होगा, ये -30 डिग्री, ये पॉजिटिव 30 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। फिफ्थ, कॉस के साथ इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स। ये सारे कॉन्सेप्ट वैसे 11th क्लास में सिखाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स। और सिक्स्थ एंड द लास्ट कॉट। ये कॉट में बच्चे गलती करते हैं, कॉट को क्या टेन की तरह मान लेते हैं, ठीक है। कॉट को क्या मान लेते हैं? टेन की तरह मान लेते हैं, लेकिन याद रखना कॉट और टेन की प्रिंसिपल रेंज अलग अलग है। मतलब इन दोनों का प्रिंसिपल डोमेन, इनके इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज अलग अलग है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे? कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स ही करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। ये 6 चीजें नोट कर ली बेटा। यस सर। कर ली नोट? अब आ जाइए आप एक्सरसाइज पे सीधे। यस सर। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज पे सीधे। एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन ही नेगेटिव का पूछ लिया इसने। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, तो अपन ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एक काम करते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करते हैं? हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करते हैं। -1/2 है तो अपन 1/2 से भी कर लेते हैं, √3/2 है तो अपन -√3/2 से भी कर लेते हैं, 2 है तो अपन -2 से भी कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगी? अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। एनसीईआरटी से उठ के आएगा क्वेश्चन, ऐसा कहीं थोड़ा ना लिखा हुआ है, सीबीएसई में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? एक में 2-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि उनके नेगेटिव में क्या होगा वो भी उधर ही कवर हो जाए, क्योंकि गलती अगर होगी तो नेगेटिव में ही होगी। चलिए, क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ, एक मिनट कौन सा ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखो बच्चों, अगर मैंने आपको कहा साइन इनवर्स एक्स निकालो, ध्यान से सुनना,
इसका मतलब यही है ना कि आप वो वैल्यू निकालो जहां पे साइन एक्स ये आता हो। जैसे मैंने आपको कहा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा साइन इनवर्स 1 निकालो, तो यानी कि आप वो वैल्यू निकालना चाहते हो जहां पे साइन थीटा 1 बनता है। अब साइन थीटा 1 कहां पे बनता है? π/2 पे, तो आपने लिख दिया π/2। ऐसे ही करोगे ना? बताओ, मतलब यही हुआ ना इस चीज का, या कुछ डिफरेंट हुआ? बोलो बच्चों। सपोज करो मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स 1/√2 निकालो। दैट मीन्स आपको वो एंगल चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन एक नंबर होता है और आंसर एक एंगल होता है, और वो एंगल भी क्या होता है? रियल नंबर में कन्वर्टेड होता है, रेडियन फॉर्म में कन्वर्टेड होता है। तो 1/√2 किस एंगल पे साइन 1/√2 होता है, वही तो पूछ रहा है आपसे। तो कौन सा एंगल पे होता है बताओ? बोलो। π/4। तो आपको लगेगा कि यार ये तो काफी इजी है, आप तो सीधे ही सोच लो ना, उल्टा क्यों सोच लो? सीधे ही सोच लो, जैसे अभी मैंने सीधे आपको इमेजिन करवाया कि साइन जो है π/4 पे 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4 हो गया। तो ऑब्वियसली इजी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हो वो गलत कर रहे हो, कर भी सही रहे हो। बस एक चीज याद रखना, ये जो भी चीजें आप लिख रहे हो जैसे π/2 π/4 या जो भी लिख रहे हो,